Mm-hmm. Okay, students. So the next topic is some more criteria for congruence of triangles. And here two more criteria are introduced. First one is SSS and second one is RHS. हालांकि हमने तो क्या है पांचों क्राइटेरिया पहले ही पढ़ लिए, तो हम उसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो लिखने वाले हैं नहीं, एक साथ ही हमने तो पांचों क्राइटेरिया लिख ली थी। शुरुआत में कौन कौन सी हमने स्टार्ट ही एसएसएस से किया था, शायद जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको, एसएसएस, एसएएस, फिर इसका उल्टा एएसए, फिर एएएस और आरएचएस। तो हमने पांचों क्राइटेरिया एक साथ लिख लिए है। वही ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि पांचों एक साथ ही पढ़ लें, बजाय कि तीन अलग पढ़ रहे हैं, दो अलग पढ़ रहे हैं, वो उल्टा ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा ना। ठीक है, तो हम सीधे एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि ये दो क्राइटेरिया हम पढ़ के आए हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि दोनों क्राइटेरिया क्या कहते हैं। आ जाइए 7.3। हाँ, एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। देखो एस 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 ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, अगर दो ट्राइंगल हैं, लेट अस सपोज एबीसी एंड पीक्यूआर, इफ दे आर टू ट्राइंगल्स, तो अगर इसकी एसएसएस का मतलब है साइड साइड साइड, इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर हो किसके, पी क्यू के, बी सी बराबर हो किसके, क्यू आर के, और ए सी इक्वल हो किसके, पी आर के। तो तीनों साइड्स अगर तीनों साइड्स के बराबर हो तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल पी क्यू। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल होना, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, इनकी साइज भी बराबर है, इनकी शेप भी बराबर है, बिल्कुल एक दूसरे के हमशक्ल हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, कब कह सकता हूं, जब इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के बराबर हो। ये तो था एसएसएस। और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या थी, वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती थी कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं ऐसे, सॉरी, अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं लाइक दिस, तो आप देखो कि एक तो राइट एंगल मिलना चाहिए दोनों में, आरएचएस का मतलब आर फॉर राइट एंगल, और एच फॉर हाइपोटेन्यूस, और एस फॉर साइड। तो ये कह रहा है कि राइट एंगल तो मिलना ही चाहिए इक्वल, राइट एंगल मिलना चाहिए दोनों में, कुल मिला के इक्वल तो होगा ही 90 डिग्री। तो इसमें भी राइट एंगल मिल गया, इसमें भी राइट एंगल मिल गया, और हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए दोनों की। तो इसकी हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये इसकी हाइपोटेन्यूस है। इसकी हाइपोटेन्यूस क्या है, राइट एंगल, इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूस है। तो अगर मैं इसको एबीसी और इसको पीक्यूआर मार्क कर दूं, तो ये AC और ये PR बराबर मिलने चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बराबर चाहिए इसको। उसके अलावा एक कोई सी भी तीसरी साइड भी बराबर चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बची हुई दो साइड्स यहाँ पर भी हैं, हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बची हुई दो साइड्स यहाँ पर भी हैं। तो इन दो बची हुई साइड्स में से, इन दो बची हुई साइड्स में से कोई भी एक साइड इसके बराबर हो, या तो ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, दोनों में से एक काम हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम शक्ल है किसका, ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या क्या चाहिए, एक तो राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस तो 100% बराबर चाहिए, और बची हुई दो साइड्स में से, इधर बची हुई दो साइड्स में से एक भी कोई साइड बराबर हो, कोई भी एक साइड बराबर हो, तो कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हो गया रिवाइज, चलते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ये सेम बेस बीसी पे दो ट्रायंगल बनाती है, बेस बीसी है, इस पे एक ट्रायंगल बना दिया ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल बना दिया ट्रायंगल बीसी, दो ट्रायंगल बना दिए, और दोनों का बेस क्या है, बीसी। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, मुझे बताइए, एक बार केवल स्क्रीन पे देखिए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे एबीसी की बात करता हूं, अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपकी नजर होनी चाहिए केवल एबीसी पे और किसी पे नहीं। इसके अंदर जो बना हुआ है इसको बिल्कुल एक बार भूल जाओ कि अंदर कुछ बना हुआ है। इमेजिन करो कि ट्रायंगल एबीसी है केवल, और मैंने आपको कहा कि बीसी इसमें बेस है, क्या है, बेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें भी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, तो कौन सी दो साइड इक्वल मानोगे आप, ए बी और एच, क्यों, क्यों, सर बीसी जो बेस है ना, अनइक्वल होती है वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस होती है, कल बताया था, कोई एब्सेंट था तो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड होगी वो हमेशा उसकी बेस कहलाएगी। ठीक है,
तो ट्राइंगल एबीसी में भी बेस बीसी है और अंदर वाले ट्राइंगल डीबीसी में भी बेस बीसी है, तो बाहर वाले ट्राइंगल के हिसाब से एबी और एसी बराबर हो जाएंगे, और अंदर वाले ट्राइंगल में भी तो बीसी बेस है, तो कौन सी दो साइड्स बराबर हो जाएंगी, डीबी और डीसी। तो ये इंफॉर्मेशन अब तक हमारे पास है कि एबी तो बराबर है एसी के और डीबी बराबर है डीसी के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेम बेस बीसी, वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। अच्छा, वर्टिसेस जो ए मतलब ट्राइंगल एबीसी का जो एक वर्टेक्स है ए और ट्राइंगल डीबीसी का भी एक वर्टेक्स है डी। वर्टेक्स समझते हो क्या होता है ट्राइंगल का, जहां पे दो साइड्स मिलती है वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स ए और ट्राइंगल डीबीसी का वर्टेक्स डी बीसी के सेम साइड है। बीसी के सेम साइड होने का मतलब है कि ये बीसी है, देखो सपोज करो ये खाली प्लेन है, मैंने जैसे बीसी बनाई तो इस बीसी ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बीसी के ऊपर वाला पार्ट और एक बीसी के नीचे वाला पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो क्या कह रहा है कि ए और डी को सेम साइड लेना है, अगर ए को ऊपर लिया है तो डी को भी ऊपर लेना है, और अगर ए को नीचे लिया है तो ऐसे मत कर देना कि ए को तो ऊपर ले लिया और डी को नीचे ले लिया, या ए को ऊपर कर लिया डी को नीचे ले लिया, ऐसे मत कर देना भाई। जिस हिसाब से उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी तो ट्राइंगल तो ये भी बन सकता था, ए बी सी, बेस बीसी सेम रखना है तो मैं डीबीसी तो यूं भी बना सकता हूं। अभी भी तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीबीसी का बेस बीसी है, लेकिन ये फिगर नहीं बनाना है, ए और डी को बीसी के सेम साइड ही रखना है, या तो दोनों को ऊपर रखो या दोनों को, ऐसा ये कहना चाह रहा है। समझ में आई बात, चलते हैं आगे। ठीक है, सेम बेस बीसी, वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ठीक है। एडी इज एक्सटेंडेड, एडी को एक्सटेंड, पहले तो ए और डी को जोड़ा और फिर एडी को एक्सटेंड कर दिया आगे तक, कहां तक, पी तक, टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। एबी को एक्सटेंड करके आगे ले गए बीसी पर, पी पे इंटरसेक्ट करवा दिया, ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन खत्म होती है। अब क्या क्या प्रूव करना है, दो चार इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के, ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी, यानी कि ये इधर वाला ट्राइंगल और ये इधर वाला ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों एक दूसरे के हम शक्ल हैं, साइज में भी सेम है और शेप में भी सेम है, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करनी है, फिर दूसरा ट्राइंगल ले लिया इसने एबीपी, ए बी पी मतलब ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, और एसीपी यानी ये राइट साइड वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसे दिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जानवी ये होता है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हों, इसकी शेप भी इसकी शेप की तरह हो और इसकी साइज भी इसकी साइज की तरह हो, बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी हो एक तरीके से, तब वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, इक्वल टू को लगा के ऐसे शेप लगाते हैं अपन, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। इस साइन का मतलब होता है शेप इक्वल होना, और इक्वल टू का मतलब होता है साइज इक्वल होना। तो कुल मिला के दोनों साइन का मतलब क्या हो गया, साइज और शेप दोनों इक्वल होना, यानी कॉन्ग्रुएंट होना ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीपी एसीपी के कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद तीसरी और चौथी बातें भी हैं, तो एक बार एक एक बात को उठाते हैं। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करो, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द फिगर। सर डन। मैं बना लिया। बना लिया। अब यहाँ पे फिगर गिवन है इसलिए मैं अलग से ड्रॉ नहीं करता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ लोग फिगर को, समझ में अच्छे से आएगा। बना लिया फिगर सबने, चलो गिवन पॉइंट्स पे आते हैं।
गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? पहला गिवन पॉइंट है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच विथ बेस क्या है? बीसी। ठीक है, पहला गिवन पॉइंट। सेकंड गिवन पॉइंट, ट्रायंगल डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। विथ बेस बीसी। लिख लिया? एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस बीसी। ट्रायंगल डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस बीसी। अब जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सॉल्यूशन में लिखने के लिए। जैसे कि उसने कहा है कि वर्टिसेस ए और डी बीसी के सेम साइड पर है, तो वो तो हमने फिगर बना लिया, दिख जाएगा उसको ना। और दूसरी क्या है कि एडी को एक्सटेंड कर दिया आगे पी पर, तो आपने फिगर में एक्सटेंड करके दिखाई दिया होगा। तो ये एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी। ये वाले पॉइंट्स की हमने इसको उससे मिला दिया है, इसको उससे इंटरसेक्ट कर दिया है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये इतने ज्यादा गिवन पॉइंट्स में लिखना जरूरी नहीं होता। अगर यहाँ पे बाइसेक्ट लिखा हुआ होता तो ये पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पी इसका मिड पॉइंट है, फिर बीपी और पीसी बराबर हो जाते हैं। लेकिन बाइसेक्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मतलब केवल इंटरसेक्ट, केवल छू रहा है, मिड पॉइंट पे छू रहा है, ऐसी कोई गारंटी है नहीं। तो फिर इसलिए ये लाइंस लिखना इतना कोई जरूरी नहीं है। दो ही गिवन पॉइंट में लिख देता हूं। आगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? चारों पांचों पॉइंट लिख लो बुक में से। सबसे पहले ट्रायंगल एबीडी is congruent to triangle ACD. Second given point, triangle ABP is congruent to triangle ACP. यही होगा। तीसरा given point, AP bisect angle A as well as एंगल डी, यानी एपी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, सब प्रूव करना है। एंड फोर्थ पॉइंट, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। प्रूफ करिए, चारों पॉइंट्स एक बार नोट डाउन हो गए। चलिए, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, आते हैं फिगर पे। हमको इन्फॉर्मेशन है कि ए बी और ए सी बराबर है, हालांकि वो इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अभी अपन इनडायरेक्टली निकालेंगे उसको। हमको तो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि ए बी सी आइसोसेलेस है, उससे हमने निकाल ली इन्फॉर्मेशन कि ए बी और ए सी बराबर था। फिर डीबीसी भी आइसोसेलेस है, तो वहां से डीबी और डीसी भी बराबर निकाल लिया। ठीक है, तो अब तक के लिए केवल ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ये साइड इसके बराबर, मतलब ये जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये है, और ये जितनी लंबाई है उतनी लंबाई। अब आपको प्रूव करना है एबीडी। कहाँ है एबीडी? एबीडी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी और ए सी तो बराबर है या नहीं है? अच्छा, डीबी और डीसी भी तो बराबर है या नहीं है? और तीसरी साइड तो कॉमन है दोनों की, इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है, तो जब दोनों के पास है वो साइड तो बराबर होगी तीसरी साइड भी। जब एडी इसके पास भी है, एडी इसके पास भी है, तो कह सकता हूँ ना एडी साइड दोनों की बराबर है, तो इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के बराबर हो गई। जब एक्सरसाइज एसएसएस की चल रही है तो पहले हिंट लग जाना चाहिए था कि एसएसएस ही लगाएगा पहले क्वेश्चन में, स्ट्रेट अवे उसने एसएसएस यूज कर लिया।
तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से हम ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इजीली। करो, एक एक काम करते जाते हैं, एक एक काम करते जाते हैं ना। तो प्रूफ नंबर 1 हेयर। अच्छा सुनो, पहले एक चीज और, वो दोनों साइड्स बराबर हैं, ए बी एस सी डी बी डी सी, ये डायरेक्टली गिवन नहीं है ना, तो पहले हमको उनको बनाना पड़ेगा कि वो दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहला गिवन पॉइंट है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ बेस क्या था उसमें, बीसी। ये है गिवन पॉइंट। तो ट्राइंगल एबीसी अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ बेस बीसी, सो यहां से दो साइड्स कौन सी इक्वल हो जाएंगी, ए बी और ए सी हो जाएंगी, ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगी। अगेन अब डीबीसी की बात करते हैं, छोटे ट्राइंगल की। ट्राइंगल डीबीसी भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उसमें भी बेस बीसी है, और ये बात भी गिवन है। तो वहां से कौन कौन सी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, डीबी और डीसी। ये चीज समझ में आई? अब साहब ए बी और ए सी और डीबी और डीसी बराबर हो गए, कर लिया हमने बराबर। अब आप वो दो ट्राइंगल्स उठा लीजिए जिनमें आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल थे, एक तो था ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। सबसे पहले तो देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, पहली साइड इक्वल है, और दूसरी साइड डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये भी इक्वल है। इन दोनों का रीजन क्या लिखोगे, ए बी और ए सी इक्वल क्यों है और डी बी और डी सी इक्वल क्यों है, क्यों, गिवन नहीं है, हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव किया है ना कि ए बी और ए सी बराबर है और डी बी और डी सी बराबर है, तो रीजन गिवन नहीं आएगा, रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। और जो तीसरी साइड है एडी, इसकी तीसरी साइड एडी, वो उसकी तीसरी साइड एडी के बराबर होगी। उसका रीजन क्या है कि ये दोनों कॉमन साइड है, ये एडी क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की। एंड क्या, अच्छा गलत कर दिया, सॉरी, डीबी इज इक्वल्स टू डीसी, राइट, डीसी। ठीक है, हो गया यहां तक। सबका फ्लो चेक कर लो एक बार फटाफट से, यहां तक नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब देखो जानवी बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखो कि इस ट्राइंगल एबीडी की ये तीनों साइड्स एबीडीबी एडी, और उस ट्राइंगल एसीडी की ये तीनों साइड्स एसीडीसी एडी आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फ्लो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, तो वहां पे इसी फ्लो में क्या लिखूंगा, ए सी, देखो सेम फ्लो में लिखा है मैंने ए बी ए सी। दूसरी साइड का फ्लो चेक करो, डी बी, तो उधर क्या लिखना चाहिए था, डी सी, देखो उसी फ्लो में लिखा है। और लास्ट वाली साइड देखो ए डी, ए डी, तो उसी फ्लो में ए डी। तो तीनों साइड का फ्लो सेम है या नहीं है बताओ, तीनों साइड का फ्लो सेम होना चाहिए। इवन अगर अपन एंगल भी लिखते हैं, मान लो एंगल लिखता हूं मैं इसमें, एंगल बी ए डी, तो उधर क्या लिखूंगा फिर बोलो, सी ए डी। तो एंगल्स का फ्लो भी सेम होना चाहिए और साइड्स का फ्लो भी सेम होना चाहिए जब ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाती है तब। ठीक है, तो तीनों साइड्स के बराबर हो गए। सो बाय यूजिंग SSS congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle AC। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपकी प्रूव हो जाती है, प्रूव्ड। स्क्रॉल करूं, ठीक है, एक चीज प्रूव हो गई। आगे वालों का क्या हालचाल है, बोल नहीं रहे हो कुछ, अलग कोना पकड़ के बैठे हो भाई? हाँ भाई रचित, कोई डाउट है? नहीं है?
हो गया पहला पॉइंट प्रूव। सेकंड, अब वापस फिगर पे आ जाते हैं। चलो अब क्या चाहिए साहब, आपको एबीपी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एसीपी चाहिए। चलो कलर चेंज कर देता हूं मैं, एबीपी और ये एसीपी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। वैसे तो दिख रहे हैं मुझे साफ साफ की सेम शक्ल के हैं, लेकिन प्रूव कैसे कर, ये एबीपी एसीपी, तो एक तो एबी और एसी बराबर है, और एपी जो है वो कॉमन साइड है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, दो साइड मिल गई। तीसरी, तीन चीजें चाहिए होती हैं बेटा हमेशा कॉन्ग्रुएंसी। तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, दो तो साइड्स हो गई, वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप एंगल बी और एंगल, चलो आपकी बात मान ली कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, क्यों है दोनों बराबर, क्योंकि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड्स होंगी उनके आमने सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे, अभी भी सीखा है हमने, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी बराबर लेते हैं, तो आपने दो तो साइड ले ली और एक एंगल ले लिया, और जब आप दो साइड और एक एंगल लेते हैं तो एंगल हमेशा बीच का होना चाहिए, तभी तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो आपने इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड ली, तो इसके बीच का एंगल तो ये बनेगा, आप एंगल लेना चाह रहे हो ये गलत हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में भी आपने ये साइड ली और ये साइड ली, तो एंगल बीच का बनेगा ये, आप लेना चाह रहे हो ये, तो आप एंगल बी और एंगल सी तो ले नहीं सकते। कॉमन एंगल कौन सा है, राइट एंगल भी कहाँ है, कहीं लिखा हुआ है कि ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है, अभी तक नहीं हुआ है। हाँ जी, और कुछ बताओ, कुछ और बोलो। अरे एक चीज तो सोचो, अगर ये प्रूव हो गया तो क्या पता ये भी हेल्प करे इसको प्रूव करने में, इससे भी तो कुछ रिजल्ट निकल सकता है क्या। अभी आपने सक्षम क्या कहा मुझे कि सर ये साइड, यस सर, सर निकल सकता है ना रिजल्ट। हाँ एक मिनट, सक्षम आपने क्या कहा, ये साइड और ये साइड ले लो और ये साइड कॉमन ले लो। तो जब आपने बेटा ये दो साइड ले ली ना, तो आप फोकस करो कि ये एंगल, और ये दो साइड ले ली तो ये एंगल, आप ये फोकस करो ये एंगल इसके बराबर कैसे निकले, वो सर निकलेगा सीपीसीटी से निकल जाएगा ना सर ये एंगल इसके बराबर। इसके सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो देखो बी ए डी बराबर हो जाएगा सी ए डी, तो बी ए डी सी ए डी यही तो है, बी ए डी और सी ए डी, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे कि प्रूव कर दिया है हमने ऊपर, इसके रिजल्ट से ये दो एंगल बराबर करेंगे, बाद में वो दो साइड्स इक्वल करेंगे और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। समझ आया। हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया, 4-5 पॉइंट्स हो ना, तो जो चीज पहले प्रूव हो चुकी है वो नेक्स्ट को हेल्प करती है, जो अब प्रूव हो गई वो उसके नेक्स्ट को हेल्प करती है, ऐसा हमेशा कनेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ये जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। नाउ वी हैव, क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था हमने कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एसीडी के, ये हमने प्रूव किया था अभी। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब इक्वल हो जाएंगे। जानवी सुनो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो अब इसके, जैसे सपोज करो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे किए, मैंने इसकी तीन साइड को इसकी तीन साइड से बराबर करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना, अब प्रूव होने के बाद इसके तीन एंगल भी इसके तीन एंगल के बराबर होंगे। आपने प्रूव तो किया था साइड्स की मदद से, लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद अब तो ये दोनों हमशक्ल है, हमशक्ल है मींस हर एक चीज इनकी बराबर है, तो अब तीन एंगल भी इसके तीन एंगल के बराबर होंगे। तो हमने पहले वाले पॉइंट में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो अब इसके तीन एंगल इसके तीन एंगल अब बराबर माने जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एंगल बी ए डी को, एंगल बी ए डी को एंगल सी ए डी के बराबर मान लिया। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का रिजल्ट ले लिया, क्या क्या रिजल्ट ले लिया कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल उधर क्या सी, लेकिन एक ही फ्लो में लिखना जरूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इधर तो ले लिया बी ए डी और उधर ले लिया डी सी ए, तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। अगर इधर बी ए डी लिया है तो बी ए डी की सीध में ही उधर जो एंगल होगा वो बराबर होगा बी ए डी के, तो उधर सीध में कैसे देखोगे, वही फ्लो बना के सी ए डी, तो एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी यहां से क्या मिल गए मुझे, इक्वल मिल गए। और जब जब हम कॉन्ग्रुएंसी से रिजल्ट निकालते हैं तब अपन एक रीजन लिखते हैं। क्या रीजन, बाय सीपीसीटी। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इतना बड़ा लिखना बार बार पॉसिबल नहीं होता, तो अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इवन बुक में भी शॉर्ट में लिखा हुआ है CPCT। सी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बराबर पोजीशन वाला, सेम फ्लो वाला। पार्ट्स, पार्ट्स मतलब या तो साइड या एंगल्स, किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो लिखो यहां तक। अब ये एंगल अपने को हेल्प करेगा वहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में? नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं नहीं करेगा। चलो एक काम करो आप दो, करके देखो, देखते हैं, कोई बात नहीं, गलती करोगे तो ही तो सीखोगे। अभी जैसे आप वो वाली एंगल ले रहे थे बीच में, तो गलती करी तो ही तो सीखी कि नहीं एंगल बीच का लेना है। नाउ इन ट्राइंगल ले लो दोनों ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं आपको? एक तो ABP और एक ACP। नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, सबसे पहले तो आप AB इज इक्वल टू AC लिख दोगे, क्योंकि आप कहोगे सर गिवन है, कहोगे गिवन नहीं है, प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूव कर दी है, ठीक है। फिर आप कहोगे सर कॉमन साइड ले लो, AP बराबर AP इक्वल्स टू AP, कॉमन साइड ले लो, ठीक है, दो साइड ले ली। अब आप कहोगे सर बीच का एंगल ले लो, तो बीच का एंगल आपने पहले इक्वल कर दिया BAD। सपोज करो अगर मैं यहां लिख देता हूं एंगल BAD, BAD क्या इस ट्राइंगल का एंगल भी है क्या? सोच के देखो, ट्राइंगल का नाम ही ABP है, तो D लेटर कहां से आया? अब सुनो, अपन ने प्रूव किया तो अपने को तो BAD मिला। ट्राइंगल में BAD नाम का कोई एंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल के तीन लेटर्स क्या है, A, B और P, तो BAD कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब फिगर की तरफ अगर देखें, देखो भैया, हाँ एंगल BAD बनाऊं तो भी यही एंगल बनता है, देखो जानवी वहां पे, एंगल BAD बनाऊं तो ये एंगल बनता है, और एंगल BAP बनाऊं तो भी तो यही एंगल बनता है, क्योंकि D को ही तो प्रोड्यूस किया है P तक, D को ही तो प्रोड्यूस किया है P तक। देखो D को आगे प्रोड्यूस किया है ना, चीज को समझो। देखो मान लो मेरे पास ये है एंगल ABC, कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला बनेगा, निकाल दो, ये बनेगा। अगर मैं C को आगे प्रोड्यूस कर दूं D तक, और मैं कहूं साहब एंगल ABD बताओ, तो ABD भी तो यही एंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? चाहे से मैं ABC बनाऊं या C को आगे प्रोड्यूस करके ABD बनाऊं, एंगल तो यही बनेगा। तो सेम टू सेम केस वहां पे हुआ है कि अगर मैं एंगल BAD D तक ही रोक लूं तो भी यही एंगल है, और अगर मैं नीचे D को प्रोड्यूस करके P तक ले गया तो BAP भी तो यही एंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एंगल BAD तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम एंगल BAD तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो ABP में आता ही नहीं है। तो ABP में कौन सा आता है? BAP आता है ABP में, तो हम तो लिखेंगे BAP, लिखो एंगल BAP, हम तो लिखेंगे BAP। अब BAP के फ्लो में वहां क्या आता है, देखो BAP, वहां क्या आएगा? CAP, तो वहां पे हम लिखेंगे एंगल CAP इक्वल टू एंगल CAP। लेकिन इसका रीजन हम वो दे देंगे जो हमने ऊपर लिखा है ना। अरे CPCT क्यों, इसका रीजन हम ये दे देंगे, हाँ CPCT में जो लिखा है इसका रीजन हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि BAD और CAD बराबर हैं, तो BAD का ही तो प्रोडक्शन ये है और CAD का ही तो प्रोडक्शन ये है, उसको ही तो एक्सटेंड किया है। तो क्योंकि BAD और CAD बराबर है तो BAP और CAP भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इसका रीजन डाल देंगे बिकॉज एंगल BAD इक्वल टू हो चुका है एंगल CAD। समझ आया? अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि समझना और प्रेजेंट करना रात दिन का फर्क होता है। समझ तो हम फिगर को देख के जाते हैं, आंसर ये एंगल बराबर होगा ना, मजा आ गया। जब लिखने बैठोगे ना, जब प्रेजेंट करने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें कन्फ्लिक्टिंग निकल के आएंगी।
जैसा भी निकल गई। तो रीजंस तो लिखने ही पड़ेंगे ना, क्या करें। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बेटा आपकी गलती है, आपने बिल्कुल सही सोचा। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। इवन जब मैं आपकी स्टूडेंट लेवल पे होता तो मैंने भी शायद यही किया होगा। भाई उधर देखा एंगल बराबर है, लिख दिया होगा। लेकिन फिर टीचर ही तो बताएगा कि हमको यह एंगल इस वाले ट्राइंगल से लेना है, तो मैं ये वाला एंगल, ये वाली चीज उठा के या नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि बीएडी सीएडी दोनों इस ट्राइंगल्स एबीपी एसीपी में नहीं आते। तो मैं एंगल्स तो लिखूंगा इन वाले ट्राइंगल्स के, और रीजन लिखूंगा जो मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? ठीक है जी। क्या एंगल का वो साइन बनाना भूल गया मैं। एंगल बीएपी इक्वल्स टू एंगल सीएपी। अब लो भाई साहब, दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो गए, तो दो साइड्स और एक एंगल की मदद से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है। जानवी 5 कॉन्ग्रुएंसी होती हैं। जैसे एक सीखा था एसएसएस, एसएसएस में तो क्या होती है, 3 साइड बराबर होती हैं। वैसे ही एक कॉन्ग्रुएंसी और होती है एसएएस। उसमें क्या होता है, कोई से भी दो साइड्स बराबर कर लो और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल बराबर कर लो। तो अब की बार हमने देखो ये दो साइड्स बराबर करी, इस ट्राइंगल से ए बी और एपी लिया, और इस ट्राइंगल से क्या लिया, एसी और एपी लिया, और इस ट्राइंगल में ए बी और एपी के बीच का एंगल बीएपी ले लिया, और इस ट्राइंगल में एसी और एपी के बीच का एंगल एंगल सीएपी ले लिया, और एंगल बराबर कर दिए। तो दो साइड और एक एंगल बराबर करने से भी ट्राइंगल समशक्ल प्रूव हो सकते हैं। उस कॉन्ग्रुएंस रूल को कहते हैं एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। सो बाय यूजिंग SAS congruence rule, triangle ABP is congruent to triangle ACP। हो गई साहब दूसरी चीज भी प्रूव, दो चीजें प्रूव हो गई, अभी दो चीजें और बाकी है। चाय पीनी है किसी को? अगेन तीनों का फ्लो चेक करना मत भूलना, हालांकि करेक्ट है फ्लो तो, पर फिर भी देखो ए बी, तो उस फ्लो में क्या आएगा वहां पे, एसी, यही लिखा है हमने। सेकंड फ्लो का, सेकंड चीज का फ्लो देखते हैं। एपी पहले से तीसरे लेटर पे आ गया, इधर भी एपी पहले से तीसरे लेटर पे आ गया, सही है। और एंगल का फ्लो भी सेम होना चाहिए, बी ए पी, तो ऐसे कैसे फ्लो में उधर क्या आएगा, सी ए पी, यही लिखा है। चलिए साहब दो चीजें हुई, तीसरी चीज पे आते हैं, प्रूफ नंबर 3। पढ़ते हैं क्या चाहिए उसको, क्या चाहता है वो हमसे। वो हमसे चाहता है कि एपी जो है, एपी का है, ये रही लाइन दिख रही है एपी, ये बाइसेक्ट करेगी किसको किसको, एंगल ए को भी एज वेल एज एंगल डी को भी। अब कोई लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स उसके अगल बगल के एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये एपी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, इस एंगल ए को, ये एंगल ए पूरा बन रहा था, इसको इस एपी ने आधा आधा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करनी है कि एपी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी। और दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। एंगल डी का है ये रहा, तो उस एंगल डी को भी जो एपी आ रही है, ये आधा आधा करके जाएगी, बीच में से जाएगी उसके, तो ये वाला एंगल इसके बराबर। तो एक तो ये प्रूव करना है ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एक ये प्रूव करना है ये वाला एंगल, ये दो चीजें इस वाले पॉइंट में हमको प्रूव करनी है। आप ध्यान से देखो, एंगल पी तो बाइसेक्ट पहले ही हो चुका है, हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है, लिखा है ना हमने ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। या फिर इसका रिजल्ट ले लो, अभी अभी हमने जो यूज किया है इसका सीपीसीटी ले लो, बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, इसका सीपीसीटी ले लेंगे तो बी ए पी सी ए पी बराबर होगा, दैट मीन्स ए पी इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलो लिखो। Here we have, जो ऊपर प्रूव किया उसका रिजल्ट ले लेते हैं। क्या प्रूव किया है, ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या है दूसरा, एसीपी। तो एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अब इसके सारे एंगल सारी साइड्स बराबर होंगी, तो उसमें से मैं रिजल्ट ले लेता हूं, क्या, एंगल बी ए पी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी ए पी। रीजन क्या डालते हैं हम, बाय सीपी सिटी। अच्छा ये चीज ऊपर प्रूव हो चुकी है, प्रूव दबाओ।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बीएपी इक्वल टू सीएपी हो गया। अब अगर बीएपी इक्वल टू सीएपी हो गया, कौन सा एंगल है ये बीएपी और सीएपी, चेक करो। बीएपी ये वाला एंगल और सीएपी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए दैट मींस एपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो एक बात तो यही प्रूव हो गई, सो एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, प्रूव्ड। लेकिन इसी पॉइंट में ये भी प्रूव करना है कि एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। इसी पॉइंट में हमको क्या प्रूव करना है कि एपी किसको बाइसेक्ट करेगी, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। एंगल डी कहां है साहब, दिस इज एंगल डी, इसको ये एपी बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर। अब बताओ आपका टारगेट है टू मेक दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कैसे करोगे? हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे किस किस को? बीडीपी और सीडीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर। इवनिंग का सोच देखते हैं फिर। So you want to make this angle equal to this angle. For that you will do what? You will make this triangle congruent to this triangle. अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent प्रूव हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो सारे एंगलों के बराबर है, सारी साइड्स के हर एक चीज बराबर है फिर तो। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करें, यानी कि अब आपका टारगेट है टू मेक दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। बोलो भाई, एक तो ये साइड बराबर है, ऊपर हमने प्रूव कर दी थी, आगे बोलो। एक डीपी कांस्टेंट क्या कॉमन है, कॉमन साइड है ना, डीपी इसमें भी आ रही है, डीपी इसमें भी आ रही है, दो साइड्स तो मैंने ढूंढ दी, तीसरी चीज आप अपने आप ढूंढे। सर बीपी और सीपी इक्वल है सर। सर सीपी सीटी से इक्वल हो जाएगी सर बीपी और सीपी। कौन कौन सी चीज इक्वल हो जाएगी? बीपी और सीपी, वेरी गुड। ये जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, इसके सीपी सीटी से बीपी और सीपी इक्वल हो जाएंगी। ये लो, तीसरी साइड भी इक्वल आ गई, एस 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 लगाओ, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके सीपी सीटी से ये दोनों एंगल इक्वल है। वेरी गुड हितेंद्र। तो हम ये पॉइंट कर रहे हैं तो हमेशा नजर दूसरों पे होनी चाहिए, ऊपर वालों पे होनी चाहिए, उधर क्या प्रूव करके आए, वहां से हमको सीपी सीटी पे कुछ मिलता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले सीपीसीटी लगा देते हैं अब अपन, है ना। अगेन थर्ड पार्ट का भी सेकंड पार्ट है ना बेटा, थर्ड पार्ट में दो क्वेश्चन थे, एपी बाइसेक्ट एंगल ए तो हो गया, अब एपी बाइसेक्ट एंगल डी वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगेन वी हैव, एक बार सेकंड पॉइंट फिर से लिख देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट में जो मैंने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था? ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी प्रूव किया था। प्रूव्ड, अब वो डाल दो उसको। तो इसके सीपीसीटी से अब की बार मैं क्या ले रहा हूं, साइड्स को इक्वल ले रहा हूं। किस किस साइड को? बीपी इक्वल टू सीपी ले रहा हूं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। अब आप ले लीजिए नीचे के दो ट्राइंगल्स और उनको कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से नीचे के दो ट्राइंगल? ट्राइंगल डीबीपी, और इधर क्या लिखोगे? ट्राइंगल डीसीपी। सेम फ्लो में लिखना जरूरी है, ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी। नाउ इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल डीबी इज इक्वल्स टू डीसी। सही कह रहा हूं क्या? हाँ, इसका रीजन अच्छा डाला नहीं क्या हमने? हाँ सॉरी, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, हाँ जी। अब इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, डीबी और डीसी बराबर है, ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं ना। और बीपी और सीपी ये बराबर है, ये जस्ट अभी अभी प्रूव किया है। देखो डीबी और डीसी बराबर है, ये तो क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था वहीं पे प्रूव किया था, याद करो, लिखा है हमने। इक्वेशन 2 भी लिखी है शायद उसको हमने, dB इज इक्वल टू डीसी को हमने लिखा है क्या इक्वेशन 1 या 2 ऐसे कुछ? हाँ, उसको इक्वेशन डाली है क्या हमने कुछ? चलो कोई बात नहीं, कुछ ही नहीं लिखा तो फिर प्रूव डबल डाल। dB इज इक्वल टू डीसी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, और बीपी इज इक्वल टू सीपी ये लो अभी अभी प्रूव किया है, अभी अभी प्रूव किया है। तो दोनों के लिए कॉमन रीजन डाल दो, प्रूव डबल, दोनों को ऊपर प्रूव किया है।
और तीसरी साइड तो कॉमन है ही, कौन सी डीपी, हाँ डीपी इक्वल्स टू इधर भी डीपी, कॉमन साइड। ठीक है, इधर एंड लगा दिया करो, इधर एंड लगा दिया करो, फ्लो चेक कर लिया करो फटाफट से। डीबी डीसी करेक्ट है, फिर बीपी इक्वल टू सीपी ये भी करेक्ट है, और फिर डीपी इक्वल्स टू डीपी ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं, तीनों साइड्स ली आपकी बार। सो बाय यूजिंग एसएसएस, तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार एसएसएस यूज हो चुकी है ना। यूजिंग एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीपी। ठीक है जी। अब ये अगर एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए तो डी वाले एंगल को बाइसेक्ट करना था हमको, तो डी वाले पे कौन सा एंगल बनेगा चेक करो, बी डी पी, और उधर कौन सा बनेगा सी डी पी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इंप्लाइज एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय सीपी सीटी। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए तो सारी चीजें बराबर। अब अगर एंगल बीडीपी और सीडीपी बराबर हैं, कहाँ हैं साहब दोनों एंगल्स, ये रहे बीडीपी और ये सीडीपी। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो एपी बाइसेक्ट कर रही है मतलब एंगल डी को। देखो जानवी, अगर ये दोनों एंगल बराबर हमने कर दिए, बीडीपी को सीडीपी के, इसको इसके बराबर कर दिया, दैट मींस एपी जो है एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब आधा आधा कर रही है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो गए ना। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, प्रूव्ड। अब ये थर्ड पॉइंट पूरा प्रूव हो गया, थर्ड पॉइंट के दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। अब एक आखिरी पॉइंट है फोर्थ, उसमें परपेंडिकुलर देखेंगे। अभी एंगल बराबर कर देना, टोटल लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगा, 90-90 हो जाएगा। 2 पेज भर गए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो सबसे अच्छी तरीके से याद करना। याद करना मतलब समझना, रट के मत आना। सर इस एक्सएम में सारे क्वेश्चन ही इतने बड़े क्या? पहले से क्यों आप ये सोच रहे हो? अभी मैं बोल दूंगा हाँ तो पहले से टेंशन हो जाएगी, और फिर मैं बोल दूंगा ना और आ गया तो फिर कहोगे सर आपने तो कहा था ना। याद थोड़ा रहता है यार कि क्वेश्चंस बढ़ेंगे छोटे, नहीं याद रहता एक्चुअली, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस, फिर उसके इतने सारे चैप्टर्स। देखते जाओ बस, जो जैसे आ रहा है लिए जाओ। ठीक है, हाँ जी। पार्ट 4 क्या प्रूव करना है उसमें? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। पहले तो मुझे ये बताओ इस वर्ड का मतलब क्या हो? आपने सुना सबने होगा, पता किसी को नहीं होगा। पता है? बताओ। ठीक है सर कोई आकांक्षा ज्वाइन हुई है सर। ठीक, वेरी गुड। AP जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मान लो ये BC है, BC है, ये है A, ये है P। तो AP जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इसके मिड पॉइंट से गुजरना, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे छूना। तो AP जो है इस BC के मिड पॉइंट से भी गुजर रहा है, मतलब P इसका मिड पॉइंट हो गया, और AP जो है इस BC के परपेंडिकुलर भी है, दैट मींस 90 डिग्री पे छू रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड आते ही 2 चीजें क्लियर हो गई कि एक तो ये 90 डिग्री है दोनों साइड, भाई एक साइड 90 होगा तो दूसरी साइड भी होगा। दूसरा BP और क्या है CP बराबर। अच्छा दोनों चीजें, हाँ इंटरसेक्ट दिया था, प्रूव करवा रहा है। क्वेश्चन में इंटरसेक्ट दिया था, अब प्रूव करवा रहा है कि बाइसेक्ट है। ठीक है, यानी हमको 2 बातें प्रूव करनी है। पहली चीज तो बाइसेक्टर के लिए क्या प्रूव करोगे कि BP और CP बराबर है, और परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूव करोगे कि एंगल 90 डिग्री पे इसको छुएगा, मतलब ये और ये एंगल 90 डिग्री, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा BP और CP बराबर हैं, ये तो अभी अभी हमने प्रूव किया था सेकंड पॉइंट से ही, सेकंड पॉइंट से ही प्रूव किया था यस सर। BP और CP बराबर है।
अब 90 डिग्री है, उसके लिए आप वापस इसी ट्राइंगल के, अभी अपन ने डीबीपी और इनको कॉन्ग्रुएंट किया था क्या, या तो ये ले लो, चलो यही ले लो, ये मत लो तो ये दोनों ट्राइंगल ले लो, कोई से भी ले सकते हो, नीचे के दो ले लो या बड़े दो ले लो। ये दोनों ट्राइंगल को भी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था क्या अभी, किस किस को, एबीपी को, ये रहा एबीपी को और एसीपी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, ये इधर वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। टोटल कितना होता है लीनियर पेयर में 180, तो 180 में दोनों बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे 90 90, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर है। तो दोनों ही चीजें इस वाले पॉइंट से प्रूव हो रही हैं, तो वापस से इस पॉइंट को लिख, सेकंड पॉइंट को वापस से ले लेते हैं ना। हियर वी हैव, सेकंड पॉइंट को लिख लेते हैं, क्या था सेकंड पॉइंट जो हमने प्रूव किया था, ट्राइंगल, क्या हुआ, थक गए क्या, ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, क्या रीजन डालेंगे, प्रूव्ड अबाउ, क्या आरएचएस ले सकते हैं, मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, आरएचएस, अच्छा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लग सकता है क्या, राइट एंगल मिल गया, प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है, आरएचएस में तो चाहिए कि वो राइट एंगल है भाई, आरएचएस में आपको क्या चाहिए कि वो एंगल 90 डिग्री है, आपको तो प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री है, गिवन में थोड़ी ना, आरएचएस में तो गिवन उसकी रिक्वायरमेंट है कि 90 डिग्री चाहिए ही चाहिए, हाइपोटेन्यूज तो तब होगा ना जब 90 डिग्री होगा, अभी तक तो 90 डिग्री प्रूव नहीं किया, अपने को इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री है, हमको गिवन नहीं है कि वो 90 डिग्री है, ठीक है, आरएचएस में हमेशा गिवन होना चाहिए कि वो 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो यहां से मैं दो रिजल्ट लूंगा उससे सीपीसीटी से, एक तो ले लूंगा बीपी बराबर सीपी, ये दो साइड्स इक्वल ले लूंगा, और एक क्या लूंगा, पी पे एंगल बराबर होंगे, तो पी पे एंगल कैसे बनाओगे, ए पी बी, और उधर कैसे बनाओगे, ए पी सी, दूसरा रिजल्ट ये लूंगा, एंड एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। रचित मेरी तरफ मत देखो, होने वाला है वो, थोड़ा सा संयम बना के रखें, मंजिल के करीब है। दोनों का कॉमन रिजल्ट लिख सकते हैं अपन बाय सीपीसीटी, दोनों ही सीपीसीटी से निकालने अपन ने कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। अब देखिए नाउ एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्यों आएगा, लीनियर पे, ये छठे चैप्टर में सीखा था हमने कि अगर स्ट्रेट लाइन पे, अगर किसी ने ऐसा काट दिया तो अगल बगल के एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल एपीबी और एंगल एपीसी दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉल होते हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिख दिया मैंने, एंगल एपीबी इक्वल्स टू एंगल एपीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पेयर। अब वापस से वही बात कि ये दोनों बराबर भी हैं और इन दोनों का सम भी 180 है, तो दोनों बराबर भी हैं और दोनों का जोड़ 180 है, तो हर एक एंगल 180 का आधा यानी 90 90 का होगा। सो ईच एंगल ऑफ देम, यानी कि एंगल एपीबी ले लूं या फिर एंगल एपीसी ले लूं, ईच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। Each one of them will be equal to 90 degrees each, correct? हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि AP जो है BC के परपेंडिकुलर है। भाई अगर इसके इधर वाला 90, इसके इधर वाला 90, दैट मीन्स ये AP जो है BC के परपेंडिकुलर है, और AP BC को बाइसेक्ट कर रही है, वो पहले प्रूव कर दिया अपन ने BPCP, तो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है, दैट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, हो गया काम, ठीक है ना। AP परपेंडिकुलर BC हो गया। ऑल्सो BP इज इक्वल्स टू CP, ऑल्सो BP इज इक्वल्स टू CP। ऊपर से वापस कॉपी पेस्ट कर दिया, प्रूव्ड अबव लिख दो या ना भी लिखो, तो अभी तो किया है, मतलब दोनों चीजों को साथ में लिखो। भाई AP इसके परपेंडिकुलर भी है
और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, आधा आधा भी कर रही है, इन दो बातों से हम कह सकते हैं हेंस यू कैन से दैट, हाँ इसको प्रूव डबल लिख दो चाहे से, कोई ऊपर ऊपर प्रूव करके आए ना अभी हम। हेंस AP is the perpendicular bisector of these group। ये हो गया आपका चौथा और फाइनल पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, कितने पेजेस पर गए इस क्वेश्चन में? 3 वर्ग गए। तो वेलकम टू क्लास 9। अब क्लास 9 में असल मायनों में एंटर हो गए आप। ठीक है, अब आप वाकई में सेकेंडरी एग्जाम देने लायक बन गए। इतने बड़े ही क्वेश्चंस आएंगे वहां पे, है ना, 4-4 नंबर 5-5 नंबर में इतने बड़े करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन काफी है, दूसरे तो करने की श्रद्धा नहीं है, मतलब कैपेसिटी नहीं है। हाँ हाँ 8:30 बज गया, पता है मेरे को, अगली क्लास भी आ गई होगी मेरी, बाहर वेट कर रही होगी। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? बेटा ऑब्जेक्टिव अभी CBSE का ही तो फाइनल हुआ है, RBSE का तो फाइनल ही कहाँ हुआ है। और एक बार आने दो सैंपल पेपर, फिर देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरी तो बेटा 10 बजे तक क्लास है, आपसे पहले भी क्लास थी, आपके बाद भी क्लास है। आ रहे हैं ना 10th वाले बैठे होंगे बाहर, अभी देखें। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे हितेंद्र एक बार बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल बाद में सोचेंगे जब कोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन वो फोकस करेंगे ना कि यार सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं सब्जेक्टिव, तो फिर आपका ध्यान बेसिक्स पे नहीं जाएगा, फिर आप बेसिक्स सीखने तो में सर कम मैं तो ध्यान बस दोगे। पूछ रहा था कैसा आएगा, मैं दिमाग आपकी में आ बात गया नहीं एकदम कर रहा हूँ से। या किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। अगर हमको पता चल जाए कि साहब ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमारा माइंडसेट ऐसे चलेगा, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम दिमाग नहीं लगाएंगे सीखने पे, बेसिक्स पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे। और बेसिक्स पे दिमाग नहीं लगाएंगे तो अगले साल तो सब्जेक्टिव ही पेपर होना है, अगले साल थोड़ा ना कोरोना है, अगले साल तो लिखना है बोर्ड के पेपर्स में, तो ट्रेनिंग तो अभी से करनी है ना। इसीलिए हमको अभी तो पूरा वैसे ही चलाना है जैसे चलता है, फिर देखी जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल का टाइम अपडेट कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे आज शाम तक, है ना, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज छोड़ देना टेलीग्राम पे, ओके।